नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 30 जुलाई 2020 और हम आज का डेली 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के डेली 30 में हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो जीके टाइप का टॉपिक है। पर्यटन से रिलेटेड टॉपिक है। पर्यटन के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को अगर आपको सही से करना है तो बस कुछ लोकेशंस हैं उनको ध्यान में रखना है और थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी, तो ये आसानी से प्रश्न हो जाते हैं। 21 प्रश्न 20 प्रश्न इसके देखेंगे, 21 हो गए हैं मेरे ख्याल से, 31 आज सेट हो गए हैं डेली 30 में प्रश्न, और 10 प्रश्न हम करेंट अफेयर के देखेंगे। इस तरीके से आज शायद 31 प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली 30 को और लेते हैं पहला प्रश्न। डेली 30 का आज का जो पहला प्रश्न है, क्योंकि पर्यटन का टॉपिक है तो हमने पहला प्रश्न यहाँ पर सेट किया है धार्मिक पर्यटन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक पर्यटन स्थलों में से नहीं है? यानी कि ऐसा पर्यटन स्थल जो धार्मिक नहीं है। पर्यटन स्थल कई तरह के होते हैं। एक तो धार्मिक होता है, जैसे प्रयागराज है, जैसे कोई मंदिर है, कोई भी मंदिर हो, कोई दरगाह हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, और वैसे बहुत सारे और पर्यटन स्थल होते हैं। कुछ अपनी सौंदर्य छटा के लिए जाने जाते हैं, कुछ हिल स्टेशन होते हैं, कुछ गोवा जैसे भी पर्यटन स्थल होते हैं, कुछ लोग गोवा जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के पर्यटन स्थल, तो पहला धार्मिक पर्यटन स्थलों में कौन शामिल नहीं है? अजमेर की दरगाह धार्मिक है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर धार्मिक है, सारनाथ ये भी धार्मिक है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से, और खजुराहो, खजुराहो धार्मिक नहीं है। खजुराहो जो पर्यटन स्थल है वो धार्मिक नहीं है। ऐसे कुशीनगर अगर आपसे कहा जाए तो वो बौद्ध धर्म का है। ऐसे केदारनाथ आपको कहा जाए तो वो हो जाएगा। ऐसे सारनाथ है, श्रावस्ती है, और ये भी बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। ऐसे आपको गोवा में एक पर्यटन स्थल है। गोवा को केवल आप बीच के लिए मत जानिए, गोवा में भी सेंट जेवियर गिरजाघर है जो ईसाई धर्म का प्रमुख स्थल है। पर्यटन स्थल के तौर पर उसको धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो गोवा मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो इतनी देर से आप बीच पे घूम रहे थे तो ऐसा ना सोचिए, वहां के लोग भी पूजा पाठ करते हैं, वहां भी जो लोग रहे, कई धर्मों के लोग वहां पे रहे, जिस धर्म के लोग रहे तो उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए व्यवस्था की। तो यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं तेजी से अगला प्रश्न। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा शहर शामिल नहीं है? स्वर्ण त्रिभुज बनता है। स्वर्ण त्रिभुज का मतलब क्या है कि एक स्थान यहाँ है, एक स्थान फिर दूसरा यहाँ है, और एक स्थान यहाँ है, तो ऐसे मिला दे तो ये त्रिभुज बन गया। सेट करिए यहाँ पर जयपुर, दिल्ली और प्रयागराज। जयपुर, दिल्ली और प्रयागराज गलत हो जाएगा, आगरा। तो जयपुर, दिल्ली, आगरा मिलकर एक स्वर्ण त्रिभुज बनाते हैं। प्रयागराज इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज बन रहा था तो इसे स्वर्ण त्रिभुज घोषित कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद योजना का संबंध है। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? प्रसाद योजना जो है ये देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों व आध्यात्मिक उन्नयन स्थल जो है उनकी कायाकल्प, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनमें सुधार करने से संबंधित एक टारगेटेड योजना है, और पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ सांस्कृतिक डेवलपमेंट पे भी इसमें जोर दिया जाता है। तो विभिन्न तीर्थ स्थलों का कायाकल्प से करने से संबंधित, रेजुविनेशन करने से संबंधित ये योजना है। तो डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है। पहला है कि तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तिरुपति वेंकटेश्वर जो मंदिर है ये विशाखापत्तनम में है, और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। अमरावती जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और स्तूपों में जो अमरावती का स्तूप है ये बहुत प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है ना। गुंटूर जिले में ये स्थित है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है गुंटूर, तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल दो सही है। प्रमुख द्वैमुख पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? द्वैमुख पर्यटन स्थल जो है, ये पर्यटन स्थल का नाम है द्वैमुख, और द्वैमुख पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पापुम पेर भी पड़ता है। क्या पड़ता है? पापुम पेर। एक ये पर्यटन स्थल याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। ईटानगर है ही है, और एक आपको ये मिल गया द्वैमुख, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कामाख्या देवी का मंदिर है, और इस बार करंट अफेयर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो कामाख्या देवी का मंदिर है, इस बार पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि वहां पर जो उत्सव होता है, जो मेले का आयोजन होता है, उसको रद्द किया गया, और ये स्थित है असम में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दिसपुर असम की राजधानी है ना। और दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल या नीलसैल पर्वतमाला के नाम से उस स्थान को जाना जाता है, जहां पर मां भगवती कामाख्या का सिद्धपीठ स्थित है। ठीक है, और ये ऐसा अकेला मंदिर है जहां पर यौन की पूजा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार आप जब कभी भी आपको मौका मिले तो ऐसे स्थलों पर जाने की कोशिश कीजिए, है ना। आप प्लान करिए और वहां पर जाइए, क्योंकि ये स्थल ऐसे वातावरण में, ऐसी जगहों पर स्थित है कि केवल धार्मिक लाभ ही नहीं मिलेगा, उससे और भी बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है? असम में। बिल्कुल सही है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सफेद हिरणों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में स्थित है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिया हुआ है सफेद हिरणों के लिए, ऐसा नहीं है। सफेद हिरण के लिए नहीं ये विख्यात है या प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा मिलता है। गैंडा कैसा? एक सींग वाला। कैसा गैंडा? एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये विख्यात है। तो ये सही स्टेटमेंट पहला हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। पटना कहाँ है? पटना है बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना। पाटलिपुत्र के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये राजधानी है वहां का, और सबसे बड़ा नगर भी है। पटना का प्राचीन नाम जो है वो कुसुमपुर था, पुष्पपुरी था, पाटलिपुत्र था, ये कई नामों से जाना जाता था। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व का ये शहर है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैगस्थनीज इस शहर से अपरिचित था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना महत्वपूर्ण शहर और मेगास्थनीज न जाने, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाला स्टेटमेंट है कि कहीं गलती से आप गलत ना कर दें, बाकी इसमें कुछ जानना नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए, 10वें गुरु, और ये अंतिम गुरु थे, लास्ट गुरु थे इनके। इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। यहाँ पे चित्रकूट लिखा हुआ है। एक बार ऐसा स्पेलिंग पूछी गई, लेकिन ये चित्रकूट भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ये कहां पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। बिल्कुल सही है। और इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा। हाँ, यहां पर मैं ये बताऊंगा नहीं नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, ये आपका आज का प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना है। कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। और इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कभी इसको भूलिएगा नहीं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनमें से एक है, और छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। 90 फुट की ऊंचाई पर यह स्थित है, इसकी ऊंचाई 90 फुट है। और जगदलपुर से 39 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात है। और घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और नियाग्रा कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जगदलपुर के पास ये भी स्थित है। सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से ये एक है, और इसका नाम कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और ये जो अगर यहाँ पर देखें तो वन्य क्षेत्र के दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत ही संपन्न है। संरक्षण और वनस्पतियों के लिए वन्य क्षेत्र के संरक्षण और वनस्पतियों की विविधता के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सेंट कैथेड्रल चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था, व्याख्या की थी कि केवल बीच पे नजर न जाए, थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे तो सेंट कैथेड्रल चर्च नजर आएगा। कहां पर?
गोवा में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य की सूरत में अवस्थित है। पहला स्टेटमेंट, साबरमती आश्रम कहां पर स्थित है? साबरमती आश्रम गुजरात राज्य में तो है, लेकिन सूरत में स्थित नहीं है। ये कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में। अच्छा ये बताइएगा, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है क्या है? इसको भी कमेंट कर दीजिएगा। इतने पिद्दी पिद्दी से छोटे छोटे प्रश्न मैं पूछता हूं कि आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है आपकी, उस पर मुझे कुछ डाउट है। ऐसा नहीं है, ये आप लोगों की उंगलियों की एक्सरसाइज जो व्हाट्सएप पे होती है, वो एक्सरसाइज मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई में लगाओ। थोड़ा सा आप टाइप वाइप करते हैं ना, तो इससे लाभ ये मिलता है कि आप उससे जुड़ जाते हैं और आप उसमें कुछ उसी के बहाने और भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइएगा, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के कोजरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट वो है और दूसरा स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो कोजरब नामक स्थान पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें 2-3 फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि कैथल पंजाब के पटियाला में स्थित एक तहसील है। कैथल जो है ये पंजाब में नहीं स्थित है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये हरियाणा में स्थित है और महाभारत कालीन ऐतिहासिक शहर है। करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और पंजाब के पटियाला जिले से इसकी मिलती जुलती सीमा है। और इसकी स्थापना ऐसा माना जाता है पुराणों में कि पुराणों में ये जिक्र है कि युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की थी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये पंजाब में नहीं है। कहां पर है? ये हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र, ये सब लड़ाई वड़ाई वहीं हुई थी ना। हनुमान की माता अंजनी को समर्पित अंजनी का टीला कैथल के दर्शनीय स्थानों में से एक है। ये बिल्कुल सही है। हनुमान की माता अंजनी को समर्पित एक अंजनी टीला है जो वहां पर है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पिंजौर भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले का एक शहर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पिंजौर जो है ये हरियाणा राज्य में है, ये बिल्कुल सही है। और एक मतलब सिटी है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि पंचकुला, ये जो पिंजौर है, ये किसके लिए जाना जाता है? चंडीगढ़ के करीब एक आप मतलब एक वहां पर देखेंगे तो शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार पाया जाएगा, तो वहीं पर है ये। और शिवालिक पहाड़ पिंजौर को पिंजौर गार्डन के लिए भी जाना जाता है। और एशिया की सबसे अच्छी सदी का जो मुगल गार्डन था, और हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो एचएमटी है ना, उसका कारखाना पिंजौर में था। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, कई बार ये सुमेलित करने में भी आपसे पूछी गई हैं बातें, और पूछी जा सकती हैं आगे भी। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पानीपत की पहली लड़ाई अप्रैल 1556 ईस्वी में हुई थी। ये पानीपत की लड़ाई कहां से आ गई? जहां से भी आई, पानीपत भारतीय इतिहास की 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह रहा है। और पानीपत की जो लड़ाई हुई थी पहली वाली, तो ये 21 अप्रैल, अप्रैल तो सही है, 21 अप्रैल 1556 नहीं, 1526 ये अगर होता तो सही हो जाता। कब हुई थी? 1526 में। और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। और पानीपत की पहली लड़ाई में भारत में बहलूल लोदी द्वारा स्थापित जो लोदी वंश था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है, तो केवल एक सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की रानी शिमला को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कुल्लू मनाली है, रोहतांग है, धर्मशाला है, डलहौजी है, उसमें से शिमला भी है, कसौली भी है। ठीक है, तो पहला स्टेट ये जो मतलब ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। शिमला को जाना जाता है पहाड़ों की रानी के नाम से। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, कुल्लू मनाली भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में है। पहला गलत हो गया। रोहतांग दर्रा हिमालय, यानी जो भारत में हिमालय का पार्ट है, उसमें स्थित एक प्रमुख दर्रा है। भारत की वाला जो हिस्सा है, उसमें एक स्थित प्रमुख दर्रों में से एक है। तो ये बिल्कुल सही है, एक प्रमुख दर्रा है। और ये मनाली को लेह के सड़क मार्ग से, लेह से सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ता है। किसको? मनाली और लेह को सड़क मार्ग के द्वारा ये जोड़ता है।
4111 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित दर्रा है। और इस दर्रे का पुराना नाम अगर हम देखें तो भृगुतुंग था। भृगु जो ऋषि है ना, उन्हीं के नाम पर ये रहा होगा, भृगुतुंग इसका नाम था। फिर नया नाम इसका रोहतांग रखा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे साल बर्फ की चादर से ये ढका रहता है। रोहतांग दर्रा लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और मौसम में देखा जाए, ये दर्रा मतलब ये कई बार ऐसा यहाँ पे पाया जाता है, अचानक मौसम में बदलाव यहाँ पर देखा जाता है, इसलिए भी ये जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, धर्मशाला कहाँ पर स्थित है? इसमें जो ऑप्शन बनाए गए हैं, देखिए ये हिमालय और पर्वत श्रृंखला ऐसे बनाए गए हैं। तो धौलाधर जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर साइड में स्थित है, ठीक है ना। धर्मशाला जो स्थित है ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है उसके ऊपर स्थित है। भारत में जो दलाई लामा का निवास स्थान है और विशाल तिब्बती बस्तियों के रूप में ये जाना जाता है। और धर्मशाला एक छोटा सा हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में, धौलाधर पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक हिल स्टेशन है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है गुलमर्ग को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। और दूसरा है कि गुलमर्ग भारत के हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। धरती का स्वर्ग इसको कहा जाता है गुलमर्ग को। श्रीनगर हुआ, गुलमर्ग हुआ, सोनमर्ग हुआ, कटरा है, लेह है, लद्दाख है, ठीक है, हजरत बल है, ये सब स्थान पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी एवं प्रमुख नगर लेह है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेह अब ये लद्दाख में पड़ता है और केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया है। और इसके दक्षिण में कराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। अब यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा जो जा रहा है आपसे, यहां पर ये चीज आपसे पूछी जा रही है कि इसके दक्षिण में या उत्तर में। अगर दक्षिण दिया है तो तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए कि दक्षिण और उत्तर में से कंफर्म करके इस आंसर को आप टिक करें। तो इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत और दर्रा है। कराकोरम दर्रा और कराकोरम पर्वत इसके उत्तर में है। किसकी बात हो रही है? लेह की बात हो रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आज के इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर हम बहुत जल्दी देखेंगे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कई बार आपने नाम सुना होगा, ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और बंगलौर में 350 किलोमीटर, बंगलौर से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम्पी नामक स्थान है, वहां पर स्थित है। अब इतना हिंट देने के बाद आप राज्य तो जान ही गए होंगे, वो राज्य है कर्नाटक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मंदिर है ये भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। और जो विरूपाक्ष थे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भगवान शिव का एक रूप माने जाते थे। विरूपाक्ष जो है वो भगवान शिव का ही एक रूप माने जाते थे। और ये मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य जो शैली है, द्रविड़ स्थापत्य शैली का ये उदाहरण है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और बाकी इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान रखिएगा। फटाफट करंट अफेयर के प्रश्न को हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बीओ, आरओ और या पीसीएस का एग्जाम आप देना चाहते हैं 2020 का, तो आपको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, हिंदी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो इस तरीके के कार्यक्रमों के लिए आप हमको 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये कोई बाध्यता नहीं है, ये केवल सूचना मात्र है हमारी टीम की तरफ से, और टीम का मैं मेंबर हूं, इस कारण से ऐसा मैं बोलता हूं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार, इसमें मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। ये कहां पर स्थित है? यानी कि जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च है ये स्थित कहां है? ये स्थित है लेह में। तो ये प्रश्न वैसे तो एक दो दिन पहले का है, 2-3 दिन पहले का करंट अफेयर छूटा हुआ था, लेकिन आज मैं इसको जब देख रहा था लिस्ट, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और आज पर्यटन वाले में लेह की चर्चा भी आई थी, तो मैंने इसको सेट कर दिया। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जानकारी इसमें दी है। और एक दिन में 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम होगा। और परीक्षण की सुविधा का उद्घाटन वहां के राज्यपाल जो है, कहाँ के, लद्दाख के, आर के माथुर वहां के राज्यपाल है ना, उन्होंने किया।
अगला जो प्रश्न है, निजी कंपनियों और ग्रामीण वन समुदायों को वन भूमि की पहचान करने हेतु किस परियोजना का संचालन करने की सिफारिश की गई है? केंद्रीय वन सलाहकार समिति के द्वारा यह कार्य किया गया है। सरकारी एजेंसियों को वृक्षारोपण करने की जिम्मेदारी के कमोडिटी के रूप में पूर्ण करने संबंधी जो योजना है, तो इसमें इस योजना को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये योजना है ग्रीन क्रेडिट योजना। और यदि वृक्षारोपण में वन विभाग के मानदंडों को पूरा किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उस भूमि को प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में माना जाएगा। तो कितने वर्षों के बाद माना जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 वर्षों के बाद माना जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। और ये योजना जो है वो ध्यान रखिएगा, ग्रीन क्रेडिट योजना, ठीक है। तो क्रेडिट योजना है ग्रीन क्रेडिट योजना। अगला जो प्रश्न है, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु एक नए प्रभाग, नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी को स्थापित किया गया है। अब वैसे तो आप इसको तुरंत टिक करेंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसको कहते हैं, जैसी नई तकनीकों के कारण उत्पन्न जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के लिए एक नए प्रभाग, नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियां, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, इसको नेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेस्ट के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहा जाता है? न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना की है। और इस नए प्रभाग का उद्देश्य विभिन्न भारतीय राज्यों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना है। तो ये किसने किया है? विदेश मंत्रालय ने किया है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसा किया है। अगला जो प्रश्न है, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस देश को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, घोषित किया गया है? मैं आपको बताना चाहता हूं इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह है कि कुछ प्रमुख न्यायालय को सुपीरियर कोर्ट्स, है ना, या वरीय न्यायालय का दर्जा दिया जाएगा। ये पहले जब अनाउंसमेंट हुआ था तब मैंने आपको बताया था। और यह सूचना सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 44 का के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर की गई है और विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा की गई है। और किसको किया गया है ये? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात को। अगला जो प्रश्न है, भारतीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में समुद्री अनुसंधान समन्वय केंद्र स्थापित किया जाएगा? भारतीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग से हो रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है समुद्री अनुसंधान समन्वय केंद्र। भारत और श्रीलंका के संबंध लगभग ठीक ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी चाइना के हस्तक्षेप के कारण ये गड़बड़ होने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है, फिर सुधर जाते हैं, लेकिन चाइना भी कम नहीं है। भारत हेल्प कर रहा है समुद्री अनुसंधान समन्वय केंद्र को स्थापित करने में श्रीलंका की। और भारत और श्रीलंका के बीच में श्वेत समुद्रम शिपिंग कैनाल परियोजना भी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। ये भी पूछी जा सकती है आपसे कि किस देश के बीच में ये है, भारत और किस देश के बीच में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या होगा? जो ये समुद्री अनुसंधान और समन्वय केंद्र बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य होगा हिंद महासागरीय क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों को सीखने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, है ना, इंडियन ओशन वाले रीजन में। अगला जो प्रश्न है, रूस भारत चीन समूह की परिकल्पना किसने की थी? कब हुआ था ये परिकल्पना? जो हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1998 की बात है। रूस में उस समय तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री हुआ करते थे येवगेनी प्रिमकोव। येवगेनी प्रिमकोव ने, ये कहाँ के थे? ये रूस के उस समय फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, विदेश मंत्री, उन्होंने की थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य था अमेरिका द्वारा निर्देशित जो विदेश नीति है उसको, यानी कि जो डायरेक्ट करता था अमेरिका, तो उसको समाप्त करना, उसके प्रभाव को खत्म करना, और भारत के साथ जो पुराने संबंध है उनको नवीन करना। फिर इसमें चीन भी शामिल था, रशिया, इंडिया और चाइना, इसीलिए रिक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे यहाँ की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम स्वतंत्र प्रभार ये वित्त मंत्री हैं महिला। इसके पहले चार्ज तो रहा इंदिरा गांधी जी के पास, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए रहा है। वैसे कोई महिला पहली बार वित्त मंत्री बनी है, ठीक है ना, जो चार्ज नहीं, पूर्ण रूप से वित्त मंत्री बनाई गई है। तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक जो है
उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पांचवी जो सालाना बैठक थी उसमें इन्होंने भाग लिया है, निर्मला सीतारमण जी ने। और इस पे मतलब ये जो चर्चा हुई, AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट द नेक्स्ट डिकेड, है ना, अगले डिकेड को लेते हुए पूरे एशिया की बात इसमें हो रही थी। इस पर गोल में सम्मेलन हुआ, गोल में चर्चा की गई है। और बैंक में पहले कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भारत ने प्रदान की थी, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक को दिया था। ठीक है, तो ये सॉरी बैंक ने भारत को दिया था। तो ये ध्यान रखना है कि भारत को अगर ये पैसा दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे भी जो भी पैसा देता है, जिसकी भी जो हेल्प करता है, महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो निर्मला सीतारमण, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? तो भारत का जो पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल है वो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है। कौन सा है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पुराने फ्लाइंग क्लबों में से एक है और पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल ये बन जाएगा, बन गया ही है, अब घोषणा कर दी गई है। और पायलट वाले विमान प्रणालियों के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए क्लब के आवेदन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, रिमोट पायलट प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे ड्रोन रिमोट से ही चलाए जाते हैं और सभी ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा, ये अनिवार्यता है। और ड्रोन पावती संख्या प्राप्त करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो भी इसमें लगाना हो लगा लीजिए। ये प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है हर साल। 29 जुलाई को बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। आप चिंता मत करिए, जो प्रश्न आपके कल छूटे होंगे तो वो हम मंथली करंट अफेयर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मंथली करंट अफेयर 1-2 दिन में आ जाएगा। मंथ पूरा होने के बाद हम करते हैं। कई बार लोग एक एक मंथ पहले करंट अफेयर जारी कर देते हैं। कई लोग के चैनल पे मैंने देखा है अगस्त का करंट अफेयर चल रहा है। ये भविष्य की घटनाएं देखते कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आता। ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 526 बाघ है। तो एमपी में बाघ है 526। सेकंड स्थान पे कौन आएगा? तो फर्स्ट पे तो हो गया एमपी, सेकंड स्थान पर है कर्नाटक, 524 बाघ। 524, 526, 524, 2 ही बाघों का अंतर है। और उत्तराखंड थर्ड स्थान पर आता है, यहाँ पर बाघ है 442। सब नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा यहीं पर बाघों की संख्या है। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, आज 31 प्रश्न हो गए, कभी कभी वो रिपीट हो जाते हैं ना प्रश्न, वही मैंने सोचा कि आज एक प्रश्न ज्यादा हो जाए। ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है? ये जो मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया गया है डॉयट के द्वारा, वो जो सिस्टम है उसका नाम रखा गया है आराम। आराम नहीं, आश्रय। इसका नाम क्या है? आश्रय रखा गया है। कोविड-19 के जो मामले बढ़ रहे हैं, दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज फिर एक मामला हमारे बिल्कुल पड़ोस में निकल आया है। जो पहले थे उन्हीं के पिताजी को निकल आया है। बहुत दुख हुआ, मैंने ऐसे सामने ले जाते हुए देखा। उनकी एज भी ज्यादा है। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वो स्वस्थ हो जाए। फिर से मोहल्ला सील हो रहा है, लेकिन ये मैं बाद में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग निराश हो जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं आप लोग। देखिए क्या होता है, अब तो कुछ करते हैं उससे पहले ही एक होता है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। आश्रय, ये पुणे के विश्वविद्यालय ने देश में जो घातक वायरस के प्रसार जो हो रहा है, उस प्रसार को रोकने के लिए चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली का विकास किया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया है, कम लागत का है। और कोविड-19 के लिए बड़ा दुख हो रहा है। आज की डेट में 631 केसों की पुष्टि अभी तक लखनऊ में हो चुकी है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? भगवान नाराज बहुत है यार, बहुत समस्या है। चलिए आज का डेली 30 समाप्त करते हैं। अच्छा लगेगा लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लोगों तक। डेली 30 चलता रहेगा, देर अबेर ही सही। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं होता है कि
काम को बंद कर दिया।